गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 1 हमारा पूरा हो चुका है और अकाउंट पार्ट 2 में हमारा पार्ट 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब, एक महत्वपूर्ण चैप्टर वो पूरा हो गया है। जो लोग अभी भी ये चैप्टर नहीं सीखे हैं तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में स्टैंडर्ड 11th अकाउंट पार्ट 2 में आपको पार्ट 3 वार्षिक हिसाब के सभी वीडियो और लाइव लेक्चर मिल जाएंगे, तो उसमें जाकर आप उस पार्ट को भी सीख सकते हैं। उसके बाद हमने पार्ट 4 वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण वो सीख लिया है और पार्ट 5 हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण ये चैप्टर हम सीख रहे हैं। इस चैप्टर में अलग अलग वीडियो और लाइव लेक्चर के माध्यम से हमने कार्यानुसार वर्गीकरण में पहला वाला जो था लाभदायकता के गुणोत्तर, उसके सभी गुणोत्तर को सीख लिया है। लाभदायकता के गुणोत्तर में दोस्तों अलग अलग 4 गुणोत्तर थे। सकल लाभ का गुणोत्तर, परिचालन या संचालन गुणोत्तर, परिचालन लाभ गुणोत्तर और लास्ट में था शुद्ध लाभ का गुणोत्तर। तो लास्ट लाइव लेक्चर के माध्यम से हमने शुद्ध लाभ का गुणोत्तर सीख लिया है, यानी हमारा लाभदायकता का गुणोत्तर पूरा हो गया है। आज हमने लाइव लेक्चर में दोस्तों तरलता के गुणोत्तर का शुरुआत किया था, लेकिन कुछ नेटवर्क की इशू की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा और इस वीडियो में मैं जो आपको उदाहरण दूंगा होमवर्क के रूप में, उसे आप हल कीजिएगा। तो दोस्तों, तरलता के गुणोत्तर, सबसे पहले तरलता का गुणोत्तर क्या है? तो कंपनी के आर्थिक स्थिति में इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है। तरलता का मतलब हुआ कंपनी के पास काम चलाओ, यानी तुरंत का तुरंत रोकड़ कितना मौजूद है, ये जानने के लिए रोकड़ का अनुपात कंपनी के पास कितनी है, जिसका तुरंत रोकड़ में रूपांतर हो सके, ऐसी संपत्तियां कंपनी के पास कितनी है, और ऐसा दायित्व जिसको तुरंत ही चुकाना पड़ सकता है, ऐसे दायित्व का प्रमाण कितना है, यह जानने के लिए तरलता के गुणोत्तर का उपयोग होता है, जिसका आंसर अनुपात में आपको प्राप्त होगा। तरलता के गुणोत्तर में 2 ही गुणोत्तर का समावेश होता है, पहला चालू गुणोत्तर और दूसरा प्रवाही गुणोत्तर। पहला कौन सा? चालू गुणोत्तर और दूसरा प्रवाही गुणोत्तर। तो सूत्र में देख सकते हैं, पहला सूत्र चालू गुणोत्तर बराबर चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व। चालू गुणोत्तर बराबर क्या होगा? चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व। अब चालू संपत्ति चालू दायित्व आपको नहीं दिया होगा तो हमें निकालना होगा। तो चालू संपत्ति कैसे निकालेंगे? तो उसका मैंने सूत्र लिखा है, चालू संपत्ति बराबर स्टॉक प्लस देनदार प्लस लेनी हुंडी माइनस डूबती अनामत। अगर डूबती अनामत हुआ तो आपको देनदार और लेनी हुंडी को जोड़कर उसमें से डूबती अनामत माइनस करना है, प्लस रोकड़ ऑब्लिक बैंक प्लस अग्रिम चुकाया खर्च प्लस मिलना बाकी आय प्लस अल्पकालीन लोन धिरान। इतना लंबा सूत्र देखकर घबराना नहीं है आपको। ये जो नाम है आप कक्षा 11 से सुनते आ रहे हैं। नॉर्मली आप जानते हैं कि चालू संपत्ति में रोकड़ शेष, बैंक शेष, देनदार, लेनी हुंडी, स्टॉक, अग्रिम चुकाया खर्च, मिलना बाकी नाम, ये सब नाम जो है, मिलना बाकी आय सॉरी, ये सब जो नाम है आप कक्षा 11 से सुनते आ रहे हैं। कौन कौन से? फिर से रिपीट कर रहा हूं, देनदार, लेनी हुंडी, रोकड़ शेष, बैंक शेष, अग्रिम चुकाया खर्च, मिलना बाकी आय, ये 5 नाम आप ऑलरेडी कक्षा 11 से सुनते आ रहे हैं। इन सबको जोड़ेंगे और साथ ही साथ एक नया नाम लिख दिया है मैंने, अल्पकालीन लोन धिरान, यानी हमने किसी को कम समय के लिए पैसे दिए होंगे उधार, तो वो भी। इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? चालू संपत्ति। बस याद रखना है कि अगर डूबती अनामत दिया होगा तो उसको देनदार और लेनी हुंडी में से माइनस करना होगा। आप अलग से भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन वो उतना उचित नहीं है क्योंकि डूबती अनामत देनदार पर से होता है, इसलिए देनदार और लेनी हुंडी को जोड़कर उसमें से डूबती अनामत माइनस करना होगा। कई बार देनदार लेनी हुंडी की जगह व्यापारी लेना भी लिखा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद चालू दायित्व का सूत्र क्या है? लेनदार प्लस देनी हुंडी प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस चुकाना बाकी खर्च प्लस अग्रिम प्राप्त आय प्लस अल्पकालीन लोन। तो इसके भी सभी नाम लगभग सुने होंगे आपने कि उस तरफ था देनदार और लेनी हुंडी, तो चालू दायित्व में क्या है? लेनदार और देनी हुंडी। चालू संपत्ति में था रोकड़ शेष, बैंक शेष, तो चालू दायित्व में क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, चुकाना बाकी खर्च, अग्रिम प्राप्त आय, ये सब नाम आपने सुने हैं। लेनदार, देनी हुंडी, चुकाना बाकी खर्च, अग्रिम प्राप्त आय, बैंक ओवरड्राफ्ट और साथ ही साथ अल्पकालीन की ली लोन, इन सब का समावेश चालू दायित्व में होता है। और जब चालू संपत्ति और चालू दायित्व मिल जाएगा तो यहाँ पे सूत्र में मान रख देंगे तो आपको चालू गुणोत्तर मिल जाएगा। दूसरा है प्रवाही गुणोत्तर। दूसरा क्या है दोस्तों? प्रवाही गुणोत्तर। प्रवाही गुणोत्तर बराबर होता है प्रवाही संपत्ति बटे में चालू दायित्व। प्रवाही गुणोत्तर बराबर होता है प्रवाही संपत्ति बटे में चालू दायित्व। तो आप नोटिस करेंगे तो ऊपर वाले में भी पहले में चालू दायित्व है बटे में, और इसमें भी बटे में क्या है? चालू दायित्व। तो नया वर्ड क्या है? तो नया वर्ड है प्रवाही संपत्ति। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई प्रवाही संपत्ति क्या होगा, प्रवाही संपत्ति कैसे मिलेगा? तो वो एकदम आसान है, प्रवाही संपत्ति बराबर चालू संपत्ति माइनस स्टॉक माइनस अग्रिम चुकाया खर्च। प्रवाही संपत्ति बराबर चालू संपत्ति माइनस स्टॉक माइनस अग्रिम चुकाया खर्च, यानी चालू संपत्ति जो आपने निकाला होगा उसी में से स्टॉक और अग्रिम चुकाया खर्च को आप माइनस कर देंगे तो आपको प्रवाही संपत्ति मिल जाएगा।
और अगर बाई चांस किसी प्रश्न में डायरेक्ट प्रवाही संपत्ति निकालना है, यानी चालू गुणोत्तर निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट प्रवाही संपत्ति आपको चाहिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। चालू संपत्ति में जो नाम दिखाई दे रहा है वही सब नाम आएंगे, बस उसमें स्टॉक, अग्रिम चुकाया खर्च, ये दो नाम का समावेश नहीं होगा। और लास्ट में नीचे एक छोटा सा सूत्र लिखा है, कार्यशील पूंजी अलग से लिखा है, वो उदाहरण में आपको काम आएगा। कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। कार्यशील पूंजी का मतलब होता है धंधे में उपलब्ध रोकड़। तो कार्यशील पूंजी कभी कभी बोला होगा चालू गुणोत्तर ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ कार्यशील पूंजी प्राप्त कीजिए। तो कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व उदाहरण में पूछा गया। और कई बार इसमें तीन नाम दिखाई दे रहा है आपको, कार्यशील पूंजी, चालू संपत्ति, चालू दायित्व। इन तीनों में से कोई दो दिया होगा तो एक आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कार्यशील पूंजी और चालू दायित्व दिया है तो चालू संपत्ति मिल जाएगा। कार्यशील पूंजी और चालू संपत्ति दिया हुआ है तो सूत्र में मान रखकर आपको चालू दायित्व मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सूत्र। अब हम दोस्तों करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 247। कोशिश करूंगा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर से चालू गुणोत्तर और प्रवाही गुणोत्तर की गणना कीजिए। तो विवरण में देख सकते हैं आप, स्टॉक, देनदार, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष यानी समान, फर्नीचर, देनी हुंडी, अल्पकालीन की ली लोन, लेनी हुंडी, डूबत अनामत, पेशगी चुकाया खर्च जिसको हम अग्रिम चुकाया खर्च भी कहते हैं, लेनदार और खर्च चुकाना बाकी, ये सब दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं 8वें में, चालू गुणोत्तर। तो चालू गुणोत्तर बराबर चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व। चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व। ठीक है, जहां चालू संपत्ति बराबर, अब मैं यहां पे ही उसका आंसर लिख दूंगा, आप नीचे नीचे लाइन में लिखिएगा, एक ही लाइन में 2-3 बार बराबर करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में भी और अभी आपके नोटबुक में भी बराबर, फिर उसके नीचे बराबर और फिर उसके नीचे बराबर। मैं ऐसे इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे इस बोर्ड पर पूरा सवाल पूरा करवाना है, इसके लिए। तो सबसे पहले जहां चालू संपत्ति बराबर, पूरा सूत्र ही लिख देते हैं, इसमें से जो आएगा वो लिखेंगे, जो नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो चालू संपत्ति बराबर देनदार प्लस लेनी हुंडी माइनस, अगर डूबत अनामत होगा तो डूबत अनामत माइनस, प्लस रोकड़ या बैंक, दोनों में से कोई भी दिया होगा या दोनों दिया होगा दोनों। उसके अलावा अग्रिम चुकाया खर्च और मिलना बाकी आय। अग्रिम चुकाया खर्च और मिलना बाकी आय। मिलना बाकी आय नहीं दिया हुआ इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, बाकी अगर वो भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले, और उसके अलावा अभी एक चीज और बाकी है, स्टॉक, तो वो भी लिख ही दे रहा हूं मैं, स्टॉक प्लस मिलना बाकी आय। चलिए मैंने सब लिख दिया है, अब बारी बारी से हल करते हैं। सबसे पहले देनदार, देनदार लेनी हुंडी माइनस डूबत अनामत। देनदार आप ढूंढेंगे, देनदार आपको मिलेगा 2,50,000। ऊपर जो क्रम लिखा है आपने, ये जो मैंने लिखा है जरूरी नहीं कि आप भी ऐसा ही लिखें, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जिस क्रम से लिखा उसी क्रम से उसका आंकड़ा आपको लिखना है। जैसे पहले मैंने देनदार लिखा है, देनदार का आंकड़ा कितना है 2,50,000, वो पहले लिखना है। प्लस लेनी हुंडी मैंने लिखा है, तो लेनी हुंडी कितना है, तो लेनी हुंडी है 75,000। माइनस डूबत अनामत देख लीजिए, अगर है तो माइनस कर देंगे, तो यस डूबत अनामत भी है 20,000। प्लस रोकड़ और रोकड़ समकक्ष है 1,20,000। प्लस अग्रिम चुकाया खर्च है, पेशगी चुकाया खर्च जिसे हम कह रहे हैं, इसमें पेशगी चुकाया खर्च लिखा हुआ है 60,000। स्टॉक, उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक है दोस्तों पहले नंबर पे ही 3 लाख। फिर भी हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि स्टॉक, देनदार, रोकड़, रोकड़ समान हो गया। फर्नीचर हमारी स्थायी संपत्ति है, उसका चालू संपत्ति में समावेश नहीं होता। देनी हुंडी दायित्व है, अल्पकालीन की लोन दायित्व है। लेनी हुंडी हो चुका है, डूबत अनामत माइनस कर चुके हैं, पैसे की चुकाया खर्च हमने लिख दिया है, लेनदार दायित्व है और खर्च चुकाना बाकी भी दायित्व है। बस इतना ही है। आप इन सबको जोड़ेंगे तो हमें चालू संपत्ति मिलेगा 7,85,000। एक बार आप भी जोड़ लीजिएगा, यहां मान रख देंगे 7,85,000 बटे में चालू दायित्व। तो चालू दायित्व में
लेनदार प्लस देनी हुंडी प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट अगर दिया होगा तो लिख देंगे, प्लस चुकाना बाकी खर्च जिसको अदद खर्च भी कहते हैं, प्लस अल्पकालीन की लोन, प्लस अग्रिम प्राप्त आय। ठीक है, तो इतना सब किस में आएगा? चालू दायित्व में। तो चालू दायित्व में ये सब चीज़ें आएंगी। तो अब मैं बारी बारी से सबका मान रख रहा हूँ। सबसे पहले दिया हुआ क्या लिखा है हमने? लेनदार। तो लेनदार आप ढूंढेंगे तो लेनदार आपको मिलेगा 2 लाख और देनी हुंडी 60,000। तो 2 लाख प्लस 60,000 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो। उसके बाद चुकाना बाकी खर्च, यस खर्च चुकाना बाकी कितना है? 50,000 प्लस अल्पकालीन की लोन कितना है? 40,000। अब यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ। चालू दायित्व तो 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 50,000 और प्लस 40,000। तो इस तरह से कितना होगा? 3,50,000। फिर भी मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। चालू दायित्व 3,50,000, यस। अब ऊपर मान रख देंगे 7,85,000 बटे में 3,50,000। तो ये आएगा 2.24 और नीचे कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखना है? 1। 2.24:1। अब इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास, कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि कंपनी के पास 2 रुपया 24 पैसा है तो सिर्फ 1 रुपया ही उसके पास दायित्व है। यानी कार्यशील पूंजी की बात करूं तो चालू संपत्ति में से चालू दायित्व घटाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कार्यशील पूंजी बचने वाला है। यानी 2 रुपये 24 पैसे में से 1 घटाएंगे तो 1 रुपया 24 पैसा। अब आपको लगेगा 1 रुपये 24 पैसा बहुत ज़्यादा है, एक अंदाजा बताया गया है। अब 2.24:1 का मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास अगर 1 करोड़, अब इसको मैं करोड़ में लूँ तो अगर 1 करोड़ का चालू दायित्व है तो बदले में 2,24,00,000 की उसके पास क्या है? चालू संपत्ति है। अब ज़्यादा लगा ना आपको? और ज़्यादा करना हो तो और बड़ा आंकड़ा बोल सकते हैं। तो ये तो एक अनुपात है, 2.24:1 का मतलब अगर 2 रुपये 24 पैसे की संपत्ति है तो बदले में 1 रुपये का, यानी उससे आधे से भी कम क्या है उसके पास? दायित्व। यानी अगर 10 लाख की संपत्ति है तो 5 लाख से भी कम उसके पास क्या है? दायित्व है। तो कंपनी की स्थिति कैसी है? अच्छी है। अब इसी में प्रवाही गुणोत्तर, तो प्रवाही गुणोत्तर बराबर प्रवाही संपत्ति बटे में चालू दायित्व। प्रवाही संपत्ति बटे में चालू दायित्व, जिसमें से प्रवाही संपत्ति आपको निकालना पड़ेगा। चालू दायित्व तो हमने निकाल लिया है ऑलरेडी 3,50,000। जैसे ही प्रवाही संपत्ति हम निकालेंगे तो हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। तो प्रवाही संपत्ति बराबर मैंने क्या सूत्र लिखवाया है? तो प्रवाही संपत्ति बराबर, अगर आपने चालू संपत्ति निकाल लिया है तो प्रवाही संपत्ति बराबर चालू संपत्ति में से आपको क्या क्या माइनस करना है? तो चालू संपत्ति माइनस स्टॉक और माइनस अग्रिम चुकाया खर्च, अग्रिम या पेशगी चुकाया खर्च। चालू संपत्ति में से ये 2 चीज़ें आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रवाही संपत्ति। तो चालू संपत्ति है हमारा 7,85,000, उसमें से आपको माइनस करना है स्टॉक। कितना था स्टॉक? तो स्टॉक था 3 लाख और माइनस अग्रिम चुकाया खर्च कितना था? तो अग्रिम चुकाया खर्च था दोस्तों 60,000। तो 3,60,000 माइनस करेंगे 7,85,000 में से तो आपका प्रवाही संपत्ति जो है वो आएगा 4,25,000। अब मान रख देंगे 4,25,000 बटे में 3,50,000। 4,25,000 बटे में 3,50,000 ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.21:1। प्रवाही गुणोत्तर जो है वो चालू गुणोत्तर से थोड़ा कम ही आता है, लेकिन अभी भी उसकी भी स्थिति कैसी है? अच्छी है। 1 रुपये के सामने कितना संपत्ति है? प्रवाही संपत्ति 1 रुपया और 21 पैसा। तो ये जो आज का टॉपिक है दोस्तों किससे संबंधित था? तरलता के गुणोत्तर। इसके अंदर 2 ही सवाल थे, यानी क्वेश्चन तो एक ही था, क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन उसके अंदर 2 थे, चालू गुणोत्तर और प्रवाही गुणोत्तर। ये मैंने आपको करवा दिया जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके जैसा आप होमवर्क के रूप में दोस्तों हमने उदाहरण नंबर 10 तक कर लिया है। अब होमवर्क के रूप में आपको इसमें उदाहरण नंबर 11, 12, 13,
14, 15, यानी उदाहरण नंबर 11 से लेकर 15 तक आपको होमवर्क के रूप में करना है। छोटे छोटे सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है ऐसा कि उदाहरण नंबर 13 में कुछ लोगों को प्रश्न होगा, तो आप देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 13 में आपकी बुक में वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं, एम लिमिटेड की नीचे दिए गए जानकारी पर से चालू गुणोत्तर की गणना कीजिए। चालू संपत्ति दिया हुआ है और कार्यशील पूंजी दिया हुआ है, तो बहुत ही आसान है। चालू गुणोत्तर का सूत्र क्या होता है? चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व। तो आपको चालू संपत्ति दिख रहा है 1,50,000, अब आपको लगेगा चालू दायित्व दिया नहीं है, लेकिन कार्यशील पूंजी दिया है। कार्यशील पूंजी का सूत्र मैंने क्या लिखवाया है? चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, यानी 3 चीजों में से 2 चीजें आपको पता है। कार्यशील पूंजी पता हुआ है कितना? 60,000। चालू संपत्ति पता है 1,50,000, तो चालू दायित्व बराबर क्या होगा? तो 1,50,000 माइनस 60,000, तो वो आपको मिल जाएगा 90,000। तो आसानी से आप 13वां सवाल भी कर सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 11, 12, 13, 14, 15, यानी उदाहरण नंबर 11 से 15 तक ये आपको होमवर्क के रूप में करना है। और हो सके तो इसका जो जवाब है, उत्तर है, वो आप कमेंट में जरूर लिखें, जिससे मुझे लगा कि आप भी एक्टिव है और आप भी क्वेश्चन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।